तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एम शेप्ड माइंड के बारे में और ये समझेंगे कि कैसे हमारी अलग अलग दिलचस्पी, हमारी अलग अलग रुचियां असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि ध्यान ना बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ है, कि एक चीज़ पे टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये विश्लेषण बहुत काम का हो सकता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अगर अलग अलग चीज़ों का शौक है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई पीछे है या ध्यान भटकावा है। सच तो ये है कि ये एक सुपर पावर हो सकती है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। जिन लोगों की बहुत सारी चीज़ों में दिलचस्पी होती है ना, उनका दिमाग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा तेज होता है और किसी भी सिचुएशन में ढलने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहता है। तो चलिए सबसे पहले उस पुरानी धारणा को तोड़ते हैं जो कहती है कि कामयाबी के लिए बस एक ही जुनून होना चाहिए। सोचिए, हमारे दादा दादी का जमाना कितना अलग था। दुनिया धीरे धीरे चलती थी और एक स्किल सीख ली तो पूरी जिंदगी निकल जाती थी। पर आज आज तो हर दिन कुछ नया हो रहा है। करियर के रास्ते भी सीधे नहीं रहे। ऐसे में सिर्फ एक ही स्किल के भरोसे रहना सच में बहुत मुश्किल है। समय के साथ सीखने वालों के मतलब लर्नर्स के तीन टाइप सामने आए हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये विकास हुआ कैसे। सबसे पहले थे आई शेप्ड लर्नर। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी एक ही काम में महारत हासिल होती थी, मतलब अपने फील्ड के गहरे एक्सपर्ट, जैसे उस जमाने के डॉक्टर्स या इंजीनियर्स। फिर दुनिया की रफ्तार थोड़ी तेज हुई और सामने आए टी शेप्ड लर्नर। इन्हें एक सब्जेक्ट में तो गहरी नॉलेज होती थी, पर साथ ही कई दूसरी चीजों के बारे में भी जानकारी और दिलचस्पी होती थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इंजीनियर एजी नकात्सु। अब ये जो कहानी है ना, ये कमाल की है। नकात्सु ने अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज को पक्षियों पर अपने ज्ञान के साथ जोड़ा। उन्होंने देखा कि किंगफिशर पक्षी कैसे बिना कोई आवाज किए पानी में गोता लगाता है। बस इसी से आइडिया लेकर उन्होंने बुलेट ट्रेन का अगला हिस्सा किंगफिशर की चोंच जैसा डिजाइन कर दिया और नतीजा दुनिया की सबसे शांत और सबसे तेज ट्रेनों में से एक। और अब आते हैं आज के दौर पर, कंसेप्चुअल एज पर। और यहां हैं एम शेप्ड लर्नर्स, मतलब असली गेम चेंजर्स। इनके पास एक नहीं बल्कि एक्सपर्टाइज के कई पिलर्स होते हैं। आज की जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जो कॉम्प्लेक्स जॉब्स हैं, उनमें यही लोग सबसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्किल्स को जोड़कर कुछ ऐसा नया बना देते हैं जो कोई और सोच भी नहीं सकता। तो ये विकास एकदम साफ है ना? हम कैसे इंडस्ट्रियल एज के आई शेप से इंफॉर्मेशन एज के टी शेप तक पहुंचे और अब कॉन्सेप्चुअल एज में एम शेप तक आ गए हैं। हर दौर की अपनी मांग थी और सीखने का तरीका भी उसी हिसाब से बदलता गया। तो एम शेप्ड लर्नर होने के फायदे क्या हैं? चलिए देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल क्यों है। देखिए, एम शेप्ड लर्नर्स कम समय में ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। उनके स्किल्स का जो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ना, वो इतना जबरदस्त होता है कि कोई कंपटीशन ही नहीं रहता। जैसे जेसी बोस, उन्होंने फिजिक्स और बॉटनी को मिला दिया और साबित कर दिया कि पौधों में भी जान होती है। या फिर एलन मस्क को ही देख लीजिए, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस को ऐसे मिलाते हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बदल देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई एम शेप्ड लर्नर बन कैसे सकता है? इसका जवाब छिपा है SCALE फ्रेमवर्क में। इसमें 5 आदतें शामिल हैं। ये हैं वो 5 आदतें: सेल्फ लर्निंग सीक्वेंस, कन्वर्ट योर फ्री टाइम, अडैप्ट टू फेलियर, लर्न डीपली और एवरी एफर्ट काउंट्स। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला नियम है एस, यानी एक समय में एक चीज। सोचिए, एक साथ गिटार, कोडिंग और नॉवेल लिखना सीखना ये लगभग नामुमकिन है। किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। मोज़ार्ट को देखिए, जब उन्हें वायलिन का शौक हुआ तो वो घंटों उसी में डूबे रहते थे। फिर पियानो की बारी आई। सीखना एक के बाद एक होता है, एक साथ नहीं। दूसरा है सी, यानी अपने खाली समय का सही इस्तेमाल। ज़्यादातर लोग खाली समय में क्या करते हैं? या तो आराम करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जबकि एम शेप लर्नर मनोरंजन के लिए सीखते हैं। एंड्रे गीम नाम के एक साइंटिस्ट थे जो हर शनिवार रात को सिर्फ मजे के लिए छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ग्राफीन की खोज कर डाली, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। सीखना काम नहीं, खेल बन सकता है। तीसरा है ए, मतलब असफलता से सीखना। महान टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर बचपन में सिर्फ टेनिस नहीं खेलते थे, उन्होंने कुश्ती, बैडमिंटन और फुटबॉल भी खेला। इन खेलों से क्या हुआ? उनके पैर मजबूत हुए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ा और यही सब मिलकर उन्हें टेनिस का लेजेंड बना गया।
तो जो एक फील्ड में असफलता जैसा लगता है ना, वो असल में किसी और चीज में जीत के लिए ट्रेनिंग हो सकती है। चौथा है एल, यानी गहराई से सीखना। देखिए, शॉर्टकट से सीखी गई चीजें अक्सर हम जल्दी भूल भी जाते हैं, लेकिन जब किसी चीज को सीखने में स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, तो दिमाग नए न्यूरल पाथवे बना रहा होता है और वो ज्ञान हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। सच तो यह है कि हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ हमारे सबसे अधूरे कामों से आती है। उदाहरण के लिए एक आंकड़ा है जो इस बात को साबित करता है, 50%। अब यह आंकड़ा थोड़ा अधूरा लगता है ना, पर यह इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक की कहानी कहता है। और आखिरी नियम है ई, हर कोशिश की गिनती होती है। ये जो 50% का आंकड़ा है ना, ये लियोनार्डो दा विंची का है। उन्होंने अपने 50% पेंटिंग्स अधूरी छोड़ दी थीं, लेकिन उन अधूरी पेंटिंग्स को बनाने के दौरान शरीर और फिजिक्स के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सीखा, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने महानतम आविष्कारों में किया। इसका मतलब ये है कि अधूरे प्रोजेक्ट्स भी कभी बेकार नहीं जाते। तो अंत में ये सब कुछ अपने जीवन की अलग-अलग कहानियों को एक साथ जोड़ने के बारे में है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को ही देख लीजिए, उनकी पहली कहानी थी बॉडी बिल्डिंग की, जहां उन्होंने अनुशासन सीखा। फिर उन्होंने उसी अनुशासन को एक्टिंग में इस्तेमाल किया और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे, और फिर एक्टिंग से मिले कम्युनिकेशन स्किल्स को राजनीति में लगाकर वो गवर्नर बने। उनकी हर कहानी ने अगली कहानी के लिए नींव रखी। आज जब एआई बहुत सारे स्किल्स को ऑटोमेट कर रहा है, तो एक ऐसा दिमाग जो अलग-अलग फील्ड्स को जोड़कर कुछ नया सोच सकता है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, हम सब अपने जीवन की अलग-अलग कहानियों को जोड़कर कुछ नया बनाने के लिए तैयार हैं?